हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। आज मैं गोविंद कुमार हाई स्कूल की केमिस्ट्री की मैराथन क्लास लेने जा रहा हूँ और ये मैराथन क्लास आपकी क्रमवार चैप्टर वाइज रहेगी, जिसमें जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने रखूंगा और एक महत्वपूर्ण आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और चैप्टर वाइज सबसे पहले मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एंड इसके साथ अम्ल क्षार, लवण और भी चैप्टर हैं, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपके सामने रासायनिक अभिक्रियाएं चालू कर रहा हूं। अभिक्रियाएं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम हम दो पदार्थ लेते हैं और दो पदार्थों का हम जब परस्पर संयोग कराते हैं तो नए पदार्थ में परिवर्तन होता है। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अभिकार प्रतीकों के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां पर रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब परस्पर संयोग करते हैं तो एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है और उसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम प्रतीकों, सिंबलों के रूप में प्रस्तुत करके दिखाते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल C+O2 एरो CO2। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की जब परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसे हम लिखकर भी दिखा सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्रतीकों के रूप में है, ये बिना प्रतीकों के रूप में है, लेकिन दोनों हम रासायनिक अभिक्रियाएं, ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं ही हैं। और इसके बाद इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम चार भागों में बांटते हैं, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रियाएं चार प्रकार की होती हैं। सबसे पहले नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। यह योगात्मक अभिक्रिया।
संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया में जब दो पदार्थ परस्पर संयोग करते हैं, दो पदार्थ परस्पर संयोग करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस रासायनिक अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं और समीकरण को संयोजन समीकरण कहते हैं। यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन प्लस H2 एक पदार्थ दूसरा पदार्थ और बराबर CH3 एथेन, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। इस अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक पदार्थ कहते हैं। अभिकारक पदार्थ। और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद पदार्थ कहते हैं। उत्पाद, ठीक। तो इस प्रकार से ये दो आपके पदार्थ हैं जो परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और भी एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू या एरो बरा C2HCl। हाइड्रोजन परस्पर क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। दो पदार्थ, कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए, इसके साथ साथ और भी ज्यादा पदार्थ हो सकते हैं। यहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रियाओं को हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। NO प्लस O2 बराबर 2NO2 या एरो। तो ये रासायनिक संयोग यानी संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। यहां पर फिर हम आपको एक बार बताना चाहते हैं, दो पदार्थ, कम से कम दो पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं को रासायनिक संयोजन अपक्रियाएं या योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं। ये रासायनिक अपक्रियाएं का पहला, चार प्रकार की हमने अभी आपको बताई थी कि चार प्रकार की होती हैं फिलहाल अभी, जिसमें से पहले हमने आपको बताई योगात्मक अपक्रियाएं। इसके बाद हम दूसरी रासायनिक अपक्रिया पर चलते हैं। दूसरी रासायनिक अपक्रिया नंबर 2, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से उसके परमाणुओं को विस्थापित कर देता है और नए पदार्थों का निर्माण करता है। यहां हम ऐसे ही बोल सकते हैं
कि यहाँ पर अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से या उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, यहाँ पर Zn क्या है, एक धातु, और ये आपकी ठोस अवस्था में है। यहाँ कॉपर सल्फेट आपका जलीय अवस्था में है, जिसको हम एक्वस बोलते हैं। यहाँ पर जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, और यहां पर कॉपर सल्फेट में कॉपर कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील पदार्थ या यहां पर यह धातु है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से पृथक कर देती है और आपका बनेगा ZnSO4 और प्लस Cu। अब यहां पर Zn, मैंने बोला कि Zn एक अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर एक कम क्रियाशील धातु है। तो Zn कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। तो ये एक विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसको स्थान से विस्थापित कर देता है और नए पदार्थ बनता है। रासायनिक अपक्रिया हम फिर बताना चाहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया का मतलब ही होता है कि कम से कम दो पदार्थ आपस में संयोग करें या विस्थापित करें या जिस प्रकार की अपक्रिया हो और नया पदार्थ ही बनता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। अब जैसे हम आपको विस्थापन अपक्रियाएं पढ़ा रहे हैं, विस्थापन अपक्रियाओं का अध्ययन करा रहे हैं, और विस्थापन अपक्रियाओं में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को, अब यहां पर इस रिएक्शन में क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील पदार्थ दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और नया पदार्थ प्राप्त होता है। और भी एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, CuAgNO3 कॉपर ठोस अवस्था में, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस यानी जलीय अवस्था में। यहां पर कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, और यहां आपका ये सिल्वर कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, और ये इसको विस्थापित कर देता है। आपका क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। अब यहां पर सिल्वर की जो संयोजकता है वो 1 होती है, जबकि कॉपर की संयोजकता यानी वैलेंसी 2 होती है। तो कॉपर की संयोजकता आपकी 2 है और नाइट्रेट की 1 है। आपने पढ़ा है 9th में, कॉपर प्लस प्लस और नाइट्रेट NO3 माइनस, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो इसके नीचे लिखा जाता है, इसके ऊपर जो आवेश होता है वो इसके नीचे लिखा जाता है, और परस्पर ये बनाता है Cu के नीचे 1 आपका लिखा नहीं जाता है, NO3 के नीचे आपके 2। तो कॉपर और नाइट्रेट से मिलकर बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस।
इसके बाद तो कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर की तुलना में, तो सिल्वर को ये डिस्प्लेस्ड कर देता है यानी विस्थापित कर देता है और बनाता है कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर अलग हो जाता है, ये कॉपर नाइट्रेट। और ये सिल्वर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं विस्थापन अपक्रियाओं की। तो विस्थापन अपक्रियाएं आपकी, फिर हम आपको बताते हैं विस्थापन अपक्रियाओं में जो दो पदार्थ होते हैं उसमें से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहां पर दोस्तों हमने दो प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं का अध्ययन कराया। पहली योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया, जिसमें दो पदार्थ परस्पर संयोग करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और दूसरी विस्थापन अपक्रिया में यहां पर दो पदार्थ जिसमें से अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये दो प्रकार की हमने अभी आपको रासायनिक अपक्रियाओं का अध्ययन कराया। अब हम तीसरे प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं का अध्ययन कराते हैं। यहां पर ये चार प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं हैं, इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 रिएक्शन 100% मिलती हैं। और देखो आता तो हर एक चैप्टर से है, ऐसे नहीं ज़्यादा चैप्टर नहीं, आपके हाई स्कूल के में 4 ही चैप्टर हैं और चारों चैप्टर से आपका अच्छा खासा आता है। तो हर चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ उसी को देखते हुए हम आपको तैयारी करा रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन, भले हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं और टाइप ऑफ रिएक्शन आपसे पूछी भी जाती हैं, ऑप्शनल में भी पूछी जाती हैं, बहुविकल्पी में, और वैसे भी आपको आती है। आपके में बहुविकल्पी भी आते हैं, 20 बहुविकल्पी आते हैं। तो उसको देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसमें अधिकतर ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिलते हैं, बहुविकल्पी मिलते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको टाइप ऑफ रिएक्शन अभी आपको कंप्लीट करा रहे हैं और उसी के आधार पे आपको देखना है, बस केवल आपको बेसिक फॉलो करने हैं और उसी बेसिक फॉलो से आप जितने भी प्रकार की रिएक्शंस हैं वो सारी क्लियर हो जाती हैं। तो फिर हम उसके आगे और हम देखते हैं और आपको बता रहे हैं तीसरी प्रकार की रासायनिक अपक्रिया अपघटन अपक्रिया है। अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं एक्चुअली में अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन जैसा कि आप जानते हैं, अपघटन मीन्स होता है टूटना। अब यहाँ पर कोई भी पदार्थ अब टूटता है तो अचानक तो टूट नहीं जाएगा, किसी की उपस्थिति में ही टूटेगा ना, अचानक नहीं टूटता है। ओके, तो यहाँ पर अपघटन अपक्रिया, अपघटन मीन्स होता है टूटना। अब यहाँ पर जैसे अपघटन है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है या उसमें एक पदार्थ है, अपघटन यानी एक पदार्थ किसी कारक की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में
वियोजित हो जाना, टूट जाना अपघटन कहलाता है। अपघटन जो शब्द है उसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं ली जाती हैं वो आपकी अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं ली जाती हैं। अब एक्चुअली में आप अभी 10th क्लास में हो तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय भी हमें आपको पढ़ाना है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं होगी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से देखो, है ना बेटा, अच्छे से देखो और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं और अधिकतर आपको ऐसी रिएक्शन मिलेंगी जो या तो कंप्लीट करनी होती हैं या फिर इनके टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे जाते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन आपको मिलेगी। देखिए, तो यहां पर अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन मीन्स यहां पर एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं किसी कारक की उपस्थिति में। अब कारक जैसे कि ताप की उपस्थिति में, दाब की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, इस प्रकार से एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित यानी अपघटित हो जाता है। तो सॉरी, वियोजन भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, लगभग बराबर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है कि वो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, उसको भी अभी हम बताएंगे। यहां पर अपघटन अपक्रिया है। तो अपघटन अपक्रियाओं में क्या होता है, किसी कारक की उपस्थिति में, किसी भौतिक कारक की उपस्थिति में जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उन्हें हम अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल, ताप अपघटन। ताप अपघटन, ऊष्मीय अपघटन भी बोलते हैं इसको, ऊष्मीय अपघटन, अपघटन ये है। तो यहां पर क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक पदार्थ ताप की उपस्थिति में अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ताप अपघटन अपक्रियाएं या ऊष्मीय अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपका गर्म करने पर यानी कि ताप देने पर, ताप इसको इसका गर्म का निशान होता है डेल्टा, ये इस प्रकार से भी हम दिखा सकते हैं। या कैल्शियम कार्बोनेट आपका अपघटित होकर CaO और CO2 में अपघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर ये आपकी अपघटन अपक्रियाएं हैं, यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में ये आपकी एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अब जैसे इसी में अपघटन अपक्रियाओं में ताप अपघटन हो गया, है ना, प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन, ठीक है बेटा, प्रकाश अपघटन।
लाइट डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो हम इसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन। क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन। एग्जाम्पल, AgCl इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश, इसको हम H न्यू से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में AgCl आपका दो भागों में Ag और Cl2 यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। अच्छा, आपको बैलेंस भी करना है तो यहाँ पर समीकरण बैलेंस भी किया जाता है बेटा। AgCl, एक Ag, एक Ag, एक Cl, दो Cl, तो यहाँ पर आप दो का गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई, तब 2 Ag हो गया, 2 Cl हो गया, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर लीजिए। इसको हम अनुमान विधि बोलते हैं। यह हाई स्कूल में अभी आपको पढ़ाई जाएगी, हम पढ़ाएंगे। तो अनुमान विधि द्वारा समीकरण, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो ये रासायनिक समीकरण भी आपको संतुलित करने होते हैं। तो यहाँ मैंने बोला प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। तो यहाँ पर एक पदार्थ है और प्रकाश की उपस्थिति में दो पदार्थों में वियोजित हो गया। HCl प्रकाश H2 प्लस Cl2, ये प्रकाश अपघटन। तो ये आपका अपघटन अपक्रिया का पहला उदाहरण, ताप अपघटन यानी ऊष्मीय अपघटन, जो ऊष्मा की उपस्थिति में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो रहा है। दूसरा प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन में भी प्रकाश की उपस्थिति में कारक अलग अलग है, लेकिन अपक्रिया एक ही प्रकार की है। कौन सी? अपघटन, अपघटन। तो यहाँ पे ताप अपघटन है, ताप के द्वारा अपघटित हो रहा है। यहाँ पर प्रकाश अपघटन है, तो प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा है। ठीक, तो ये आपके अपघटन अपक्रियाएं हों, अपघटन अपक्रियाएं हों। तो दोस्तों समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और भी हम महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जानकारी दे रहे हैं, देते रहेंगे। आप देखिएगा YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पे धुआंधार केमिस्ट्री की क्लासेस भाई गोविंद कुमार, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण सफलता दिलाएगा। और देखिए इसके साथ साथ इसको हम कंप्लीट करते हैं। प्रकाश अपघटन 2AgCl प्रकाश की उपस्थिति में, ताप अपघटन हो गया, प्रकाश अपघटन हो गया। इसके बाद एक आपका उदाहरण और थोड़ा सा यहाँ पे अपघटन नंबर 3, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति में। तो मैंने बताया ताप की उपस्थिति में एक पदार्थ दो पदार्थों में अपघटित हो जाए, प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ दो पदार्थों में अपघटित हो जाए, और तीसरा विद्युत अपघटन यानी विद्युत की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित करने में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम विद्युत अपघटन रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। तो देखो तीनों प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं में एक ही चीज है
अपघटन, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, अपघटित हो जाए। बस आपको ये याद रखना है कि किसकी उपस्थिति में टूट रहा है। नंबर एक, जैसे मैंने बोला, ताप की उपस्थिति में। नंबर दो, हमने बोला आपका प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में दो भागों में टूट जाए या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए। और तीसरा हम बोल रहे हैं विद्युत अपघटन, यानी विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए। एग्जाम्पल इसका भी H2O और यहां पर विद्युत धारा आपका H2 प्लस O2 में टूट जाता है, यानी कि वाटर, जल आपका दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। मैंने बोला था आपको, बता बैलेंस किया जाता है क्रिया, 2H, एक O यहाँ दो O, तो यहाँ दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक 2O हो गया, 4H हो गया, ये 4H हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया विद्युत अपघटन अपक्रिया है। तो ये आपकी कुछ जो महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं हैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित, बोर्ड एग्जाम में आनी ही आनी है ना। तो आज के लिए इतना पर्याप्त अभी हम आपको मिलते हैं। तो और एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। आज उसी के आगे हम आपको थोड़ा और इम्पोर्टेंट बताते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हैं, जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आना ही है, समझ लो। 4 तारीख को जो पेपर है उसमें आना ही है। और इसके लिए हम आपको 4th चैप्टर से कुछ पढ़ा रहे हैं, कार्बनिक यौगिक। चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन से बनने वाले यौगिक। कार्बनिक यौगिकों का जो बैकबोन होता है, जो ढांचा होता है, जो आधार होता है, वो कार्बन ही होता है। और उसके साथ साथ उसको कंप्लीट करता है हाइड्रोजन। अर्थात इसका जो ढांचा होता है उसे हम बोलते हैं का हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला। समय को देखते हुए हम कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक, और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य से संयोजी बंध से बनने वाले यौगिक, कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले हम आपको कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यानी कि IUPAC, नेम। इसमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो या जिनके अपने अलग गुण होते हैं, या जो
अलग गुणों को प्रदर्शित करता है या इनके विशेष गुण प्रदर्शित करते हैं। ये आपके फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके अपने अलग ग्रुप होते हैं, अपना अलग गुण होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जैसे क्रियात्मक समूह सी सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर क्रियात्मक समूहों का हम एक वरीयता क्रम आपको बता रहे हैं। वरीयता क्रम में सबसे पहले COOH यानी COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल। COX ओयल हैलाइड, COOR एस्टर, CONH2 एमाइड और CHO एल्डिहाइड, CN साइनाइड, कीटोन, ये 1 2 3 4 5 6 7 और भी हैं। अभी एक क्रियात्मक समूह है, ये इनके नाम हैं, आपको याद रखना है, इसको देखना, पहचानना है। सिंगल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध। और एकल बंध के साथ ये आपका समूह COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, COX ऑयल हैलाइड, COOR एस्टर, CONH2 एमाइड और CHO एल्डिहाइड, CN साइनाइड और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह। फिलहाल यहाँ पर इसको हम कीटोन बोलते हैं। वो सब आपके हाई स्कूल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनको सब हम अनुलग्न के रूप में, यानी इन सभी क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न रूप, सफिक्स फॉर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड बोलते हैं, ओइक अम्ल, ओइक एसिड। ऑयल हैलाइड, एस्टर, ओएट। ये इन सभी क्रियात्मक समूहों के अनुलग्न रूप हैं, यानी सफिक्स के रूप में जोड़े जाने वाले हैं। ओइट, एमाइड, एल्डिहाइड को हम बोलते हैं अल और साइनाइड को हम बोलते हैं नाइट्राइल और कीटोन को ऑन। और भी है जो आपके सिलेबस में थोड़े से, बस इतने याद रखने आपको, ज़्यादा नहीं। 8 नंबर पे कीटोन आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहलिक, इसको हम लिखते हैं सफिक्स में, यानी कि अनुलग्न के रूप में ऑल। नो NH2 एमीन।
पे लिखते हैं एमीन। ठीक, ये सब अनुलग्न नाम है। कौन से नाम है? अनुलग्न। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ओइक अम्ल, ऑयल हैलाइड को ऑयल हैलाइड, एस्टर को ओइट, एमाइड को एमाइड, एल्डिहाइड को अल, साइनाइड को नाइट्राइल और कीटोन को ऑन, अल्कोहल को ऑल, NH2 को एमीन। ये सब इसके अनुलग्न रूप हैं और हर यौग कार्बनिक यौगिकों के अंत में इनको लगाकर और इनका नामकरण किया जाता है। इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। अब इन कार्बनिक यौगिकों का उपयोग, इन कार्बनिक यौगिकों एक एक करके हम आपको इन कार्बनिक यौगिकों समूह, क्रियात्मक समूहों का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करवा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल सिंबल COOH। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक HCOOH, एक कार्बन और गुरु समूह है आपका COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम अभी आपको बताया था सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, यानी अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न में इसको बोलते हैं ओइक अम्ल। ओइक अम्ल है ना, चमक रहा थोड़ा। अनुलग्न में इसको बोलते हैं ओइक अम्ल। तो अब यहाँ पर एक कार्बन, जो कार्बन की संख्या है, थोड़ा सा हम कार्बन की संख्या के बारे में बता रहे हैं। एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को फ्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। इतना ये कार्बन की जो संख्या है ये आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए एकदम 100% कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ठीक, इसी को लेते हुए हम इसका नामकरण करते हैं। अब ये एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा इधर लिए ले रहे हैं। AX एक कार्बन A, HCOOH एक कार्बन एक को क्या बोलते हैं, मेथ। और मेथ हो गया भाई, और इसमें हमें अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल। तो मेथ और ओइक अम्ल पहले पे है, एक पे, तो मेथ 1 ओइक अम्ल, मेथ 1 ओइक अम्ल। इसको हम मिलाकर लिख सकते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन हो जाएं, CH3COOH। सबसे पहले क्रियात्मक समूह पहचानते हैं, कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाँ मैंने कितने कार्बन है, 2, और नंबर किस तरफ से करते हैं, जिस तरफ से आपका समूह पास है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2। 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथेन भी कर सकते हो आप, एथेन।
और 1 ओइक एसिड यानी 1 ओइक अम्ल, 2 कार्बन को एथ और 1 ओइक अम्ल, एथेन 1 ओइक अम्ल, मिला के लिखोगे तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। 3 कार्बन हो जाए CH3 CO CH2 COOH, ये 1 2 3 3 कार्बन, 3 कार्बन, तो हम एक एक कार्बन बढ़ा रहे हैं। एक कार्बन को मेथ ओइक अम्ल, एथ ओइक अम्ल, प्रोप ओइक अम्ल, प्रोप। तो नंबर 1 चूंकि ग्रुप समूह यहां से पहला है, नंबर 2, नंबर 3 प्रोपेन, या प्रोप भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसमें अभी हमने देखो उल्टा ले लिया इसको, अभी तक हम आपको ऐसे दे रहे थे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अब इसमें हमने क्या ले लिया, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ब्यूटेनोइक मतलब 4 कार्बन वाला, तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। अब इसमें आप ऐसे भी आ जाता है कभी कभी, इसमें पहले तो आप ब्यूटेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल कहाँ है, प्रथम पे पहले कार्बन पे, तो COOH ये बन गया। इसके बाद इसमें हाइड्रोजन भर दो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कितनी होती है 4, तो 4 से संयोजी बनता है कार्बन के आसपास, 4 से संयोजी बंध बनते हैं। तो 1 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, 1 और 3 4, ये आपका ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक, तो एक कार्बन में हम COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाते हैं, तो मेथ प्लस ओइक अम्ल कितने कार्ब किस नंबर पे जुड़ा है, पहले पे, तो मेथेनोइक यानी मेथ 1 ओइक अम्ल, दूसरे पे यहाँ भी पहले पे है, तो ये सबसे बड़ा समूह होता है हमेशा पहले पे ही रहेगा। तो आप सीधे सीधे भी इसको याद कर सकते हो, 1 कार्बन तो मेथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन तो एथेनोइक अम्ल, 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक अम्ल, 4 कार्बन तो ब्यूटेनोइक अम्ल, 5 कार्बन तो पेंटेनोइक अम्ल, 6 कार्बन तो हेक्सेनोइक अम्ल। ठीक, इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को कंप्लीट करते हैं। फिर हम दूसरा समूह देखते हैं इसी के साथ। ये आपको याद लर्न हो ही गया होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इनके नंबर आपको सबसे पहले आप इसी को याद करोगे। तो एक कार्बन संख्या है, कार्बन संख्या पहले याद की जाती है, इसके बाद आप समूह को लगाकर उसका नामकरण कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सबसे बड़ा समूह है, और अब हम दूसरा समूह लेते हैं नंबर 2 कीटोन। ऐसे ये ऐसे पहचानोगे, ये कीटोन समूह है, कीटोन समूह। ये तो कीटोन समूह कब बोला जाता है, C डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ C और हो, तब ये कीटोन आपका बोला जाता है। सबसे छोटा कीटोन CH3 और CH3 यानी CH3 CO CH3, सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का। कार्बन कितने, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं। ये 3 कार्बन की बनेगी, नंबर 1 नंबर 2 से समूह, नंबर 1 नंबर 2 से समूह। तो हम जिस तरफ से, हम किस तरफ से अंकन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला, और श्रृंखला बनाने के बाद हम उस पर अंकन करते हैं। अंकन उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ से समूह पास हो। तो यहाँ से आपका पहला कार्बन दूसरे कार्बन से समूह है, इधर भी पहले दूसरे से समूह है। बात जब इक्वल होती है तो राइट हैंड की तरफ से हम वरीयता देते हैं, तो इधर से करते हैं नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। कितना कार्बन है, 3, 3 को बोलते हैं प्रोप या प्रोपेन, और प्रोपेन और 2 ऑन, हम यहाँ पर कीटोन समूह पढ़ा रहे हैं, और कीटोन समूह को अनुलग्न में बोलते हैं ऑन, अनुलग्न में क्या बोलते हैं, ऑन। ये
तो यहाँ पर हो गया 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोपेन और 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन 2, प्रोपेनॉन 2। और बड़ा ले सकते हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब इसमें देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 की श्रृंखला बनेगी। सबसे पहले हम लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं, तत्पश्चात उस श्रृंखला में अंकन करते हैं। अंकन उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ से समूह पास होता है। तो नंबर 1 नंबर 2 इधर से पास है, इधर से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 दूर है, तो इधर से करेंगे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। तो ये आपका कितने कार्बन की श्रृंखला बन गई, 4। सबसे पहले हम पूर्व लिंग का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ आप हाई स्कूल में थोड़ा सीधे सीधे आते हैं, ज़्यादा पूर्व लग्न वाले नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट, और दूसरे पे ऑन, तो 2 ऑन। और अगर इसको मिला के लिखोगे तो ब्यूटेन, जैसे ऊपर ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 2। ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर CH3 CO CH3 CH3 CH2 CO CH3, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट और ऑन सफिक्स में इसको बोलते हैं ऑन कीटोन। चूंकि मैं सफिक्स ही आपको पढ़ा रहा हूँ, यही पूछे जाते हैं स्कूल में। अब यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3, 4 कार्बन, 5 का भी ले सकते हैं आप, जितने का मन हो। ये तो 1 2 3 4 5 कार्बन की आपकी चैन बनेगी। बात आती है जब चैन, सबसे पहले हम लंबी से लंबी कार्बन की चैन बनाते हैं, तत्पश्चात उसमें अंकन करते हैं। अंकन उस तरफ से किया जाता है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जिस तरफ से कोई समूह पास बढ़ता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 से समूह, 1 2 3 से समूह। तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4 नंबर 5। तो 5 को मैं क्या अभी मैंने बोला था, क्या बोलते हैं, पेंटेन या पेंट। और 1 2 3 3 से ऑन, पेंट 3 ऑन, या हम इसको बोल सकते हैं पेंटेनॉन 3। तो ये आपका कीटोन समूह क्लियर हुआ है ना। तो यहाँ पर अभी अनुलग्न के रूप में ही हम बता रहे हैं सीधे सीधे, अभी हमने पूर्वलग्न वाले नहीं बताए। अभी केवल आपको अनुलग्न वाले, और यही आपके हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में आते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं आते, सीधे सीधे आपको अभी फिलहाल में याद रखना है टाइम को देखते हुए। तो यहाँ पर जिसको नहीं आता है, और तो यहाँ पर ये आपका कीटोन समूह हो गया एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट समूह OH, अल्कोहल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। ये इसको हम अनुलग्न में बोलते हैं ऑल। अब आपको OH जिस नंबर पे हो ऑल लगा के लिखना है, जैसे CH3OH। तो यहाँ पर कितना कार्बन है, एक को बोलते हैं मेथ और पहले पे ऑल, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। तो देखो एक कार्बन और OH मेथेनॉल, 2 कार्बन CH3 CH2OH, तो 1 और 1 2 कार्बन और ऑल। ये नंबर कहाँ से करते हैं, अभी मैंने बताया था, जिस तरफ से समूह पास हो। तो इधर से पास है तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। ऑल पहले पे है तो नंबर लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 कार्बन हो जाए, CH3 CH2 CH। अब जैसे हम मान लो यहाँ से हमने हटा दिया किनारे से, 20 से OH जोड़ दिया, तो नो प्रॉब्लम, बीच में जोड़ दो भाई। यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। नंबर
ये पहले दूसरे से समूह इक्वल है तो राइट हैंड से करते हैं। 1 2 3 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। 1 2 3 3 को बोलते हैं प्रॉप और सब सिंगल बॉन्डेड, तो प्रोपेन या प्रॉप भी लिखा रहे हैं तो प्रॉप भी चल जाएगा। प्रॉप टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, या मिला के लिखोगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल टू। ओके, तो समझ में आ रहा है? ये आपका एल्कोहल समूह हो गया। नेक्स्ट एल्डिहाइड समूह, ये CHO, इसको अनुलग्न अल बोलते हैं। अनुलग्न में इसको अल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर HCHO एल्डिहाइड, एक कार्बन, नंबर 2 CH3CHO एल्डिहाइड, एक 2 कार्बन। पहला कार्बन मैंने बोला था कि नंबर किस तरफ से करते हैं, पहले तो सबसे हम लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2, इसको आप ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको ऐसे करके। ये भी एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H और एक तरफ C, तो ये भी एल्डिहाइड होता है, ऐसे भी लिखा मिलेगा। हाँ, अभी मैंने कीटोन आपको बोला था, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। यहाँ C डबल बॉन्ड O और इधर भी C इधर भी C, तो ये आपका कीटोन बोला जाता है। ठीक है, कई होते हैं लेकिन एक एक ग्रुप आप देख लो थोड़ा सा। ये एल्डिहाइड है, CHO एक कार्बन का, और एक कार्बन को बोलते हैं मेथ और सफिक्स में इसको बोलते हैं अल, तो ये हो जाएगा मेथ 1 अल या मेथेनल। यहाँ पर इसमें 2 कार्बन है, 1 2, 2 को बोलते हैं हम एथ और 1 अल एथेनल। 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 2 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। फिर हम बता देते हैं नंबर किस तरफ से किया जाता है, जिस तरफ से समूह नजदीक हो या पास हो। तो इधर पहले कार्बन पे समूह है तो पहले पे, दूसरे तीसरे, तो ये आपका हो गया 1 2 3 प्रोपेन और 1 अल, प्रोपेन 1 अल ऐसे भी लिख सकते हो या मिला के लिख सकते हो इसको प्रोपेनल 1, और 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 या 3 या अदर नंबर लिखा जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो अभी हमने आपको कितने ग्रुप बताए? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर इसके बाद कीटोन के बाद एल्कोहल और एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड। 4 ग्रुप हमने आपको बताया। 4 ग्रुप में सीधा सीधा अभी हमने आपको बताया केवल अनुलग्न के रूप में, ज़्यादा कुछ नहीं, हाई स्कूल स्टैंडर्ड के आधार पे है। तो यहाँ पर इसको अगर पीछे जोड़ना है, आपको अनुलग्न के रूप में जोड़ना है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन मेन चीज़ है कि इसमें कार्बन की संख्या याद रखनी है और पीछे आपको सफिक्स के रूप में जोड़ देना है नाम उसका। तो मेथेन अल, एथेन अल, प्रोपेन अल, ब्यूटेन अल, पेंटेन अल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपको ऐसे जोड़कर कितने भी कार्बन का बना सकते हो। और भी एक ग्रुप है, एक और देख लो, ईथर ROR, ईथर, ये आपका पूर्व लग्न में ही रहता है, कभी भी अनुलग्न में नहीं पहुंचता है, पूर्व लग्न में। इसको बोलते हैं पॉक्सी। यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, CH3O और CH3। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपका O है, तो O के इस तरफ या इस तरफ श्रृंखला बनाई जाती है, और श्रृंखला उसमें बनाई जाती है,
श्रृंखला उसमें बनाई जाती है जिस तरफ कार्बन ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, कार्बन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखो बराबर है, तो ये एक कार्बन श्रृंखला हो गई, ये पूरा प्रीफिक्स में आ गया। अब प्रीफिक्स में कितना कार्बन है? एक को बोलते हैं मेथ और प्लस एपॉक्सी, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और एक कार्बन की श्रृंखला, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ और सब सिंगल बॉन्ड, तो मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। और देखो CH3 CH2O CH3, तो इधर कार्बन ज़्यादा है, यहाँ ये समूह है, समूह से पहला कार्बन नंबर 1 नंबर 2, ये कार्बन समूह में चला जाएगा, तो मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। CH3 CH2O, फिर CH2 CH3। अब देखो दोनों तरफ फिर कार्बन बराबर है, इस तरफ भी 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, तो नंबर आप यहाँ इस तरफ कर लो, इधर 1 इधर 2, ये समूह में हो गया एथॉक्सी एथेन। एथ मीन्स 2, एपॉक्सी, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी और श्रृंखला एथेन, एथॉक्सी एथेन। ये आपका ईथर समूह है। और तो आपको जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आपको अच्छा समझ में आएगा, समझ में आ रहा होगा। तो इसके साथ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।